किसी क्राइम के लिए चार्ज लगने से पहले ही माफ कर सकता है? मतलब नो कोर्ट, नो कन्विक्शन, कुछ नहीं। हाँ, सीधा पॉर्डन। साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, है ना? बिल्कुल। एक देश में ये पॉसिबल है। आज हम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। एक रियल वर्ल्ड टूर ऑफ पावर एंड जस्टिस। ओह, दिस इज गोना बी फन। तो इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दो और एक कमेंट छोड़ दो टू लेट अस नो यू आर बकल्ड अप एंड रेडी फॉर दिस राइड। बिल्कुल, एंड यू गोना लव दिस। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को दुनिया के कुछ बिगेस्ट प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमारा लर्निंग मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, लेड आउट फॉर अस। फर्स्ट, हम इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर टू पार्डन को समझेंगे। इट्स अ रियल सुपर पावर। इंटरेस्टिंग। सेकंड, हम इंडिया के कंट्रोवर्शियल कोलिजियम सिस्टम और यूएस के जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डाइसेक्ट करेंगे। जजेस अपॉइंटिंग जजेस, दैट्स अ क्लासिक। थर्ड, इंडिया और यूएसए के सेक्युलरिज्म के मॉडल्स को कंपेयर करेंगे। एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। ओके, इंट्रिग्ड। नेक्स्ट, इंडिया और यूके के बीच पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब रियल बॉस कौन है। गुड वन। देन इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस का एनालिसिस। इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्लैश। उसके बाद हम इक्वालिटी के नोशन को इंडियन और यूएस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है। ये तो वेरी डीप टॉपिक है। देन इंडिया और यूके के जुडिशियल सिस्टम्स में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, ये जानेंगे। ओके। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्रांस इंडिया के सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकता है। ओह, दैट्स अ प्रोवोकेटिव वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टॉप, द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन। Okay, team. Pehla puzzle on our list is here. Question. Compare and contrast the president's power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are preemptive pardons? GS2, Indian Polity, 2025, 10 marks. And the broad micro theme is executive clemency and its limits. Fantastic question. So, simple terms में pardoning power है क्या? It's like an executive's mercy button. एक humanitarian power है to correct judicial mistakes or, to show compassion. Right. इंडिया में इस पावर का सोर्स है आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए में इट्स आर्टिकल 2 सेक्शन 2। इसे जस्टिस सिस्टम का फाइनल सेफ्टी वाल्व समझो। एंड वी हैव सम अमेजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स टू मेक दिस कंक्रीट। जैसे यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने हाल ही में 1500 से ज्यादा लोगों को क्लेमेंसी दी इन 2024-25। दैट्स अ लॉट ऑफ सेकंड चांसेस, है ना? और इंडिया में राजीव गांधी असैसिनेशन केस में पैरा रिवालन की रिलीज इन 2022 is a powerful and super discussed example. Exactly. चलो, let's unpack this fascinating power. Let's do it. Introduction. ये पावर सिर्फ ये कहना नहीं है कि you're forgiven. नहीं। ये जुडिशरी पर एक फंडामेंटल चेक इन बैलेंस है। सोचो, अगर कोर्ट से कोई टेरेबल एरर हो जाए या पनिशमेंट क्राइम के हिसाब से बहुत ज्यादा हार्श हो, दिस पावर अलाउज द हेड ऑफ स्टेट टू स्टेप इन। लेकिन जिस तरह से इंडिया और यूएसए में ये पावर यूज होती है, वो उनके कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एक बड़ी स्टोरी बताती है। Okay, तो बॉडी पर आते हैं। The big comparison. India versus USA. Easy to remember. Got it. But here's where it gets interesting. The scope. इंडिया में प्रेसिडेंट यूनियन लॉज के ऑफेंसेस, कोर्ट मार्शल की सेंटेंसेस और क्रूशली डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकते हैं। Okay. यूएस में प्रेसिडेंट की पावर सारे फेडरल ऑफेंसेस को कवर करती है, बट विद वन बिग एक्सेप्शन, इंपीचमेंट के केस में पार्डन नहीं दे सकते। That's a key limit. हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंडिया में गवर्नर के पास स्टेट लॉज के लिए सिमिलर पावर्स हैं। And this next point is the real game changer, right? The decision process. The biggest one. इंडिया में प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 74। This is the key difference, दोस्त। प्रेसिडेंट बस सुबह उठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो इसको पार्डन करते हैं। नहीं, it's a collective decision of the elected government. But in the USA, the president has independent, personal discretion. It's their call and their call alone. That's a massive amount of power in one person's hands. Absolutely. And that leads us to judicial review. इंडिया में कोर्ट्स प्रेसिडेंट के पार्डन को रिव्यू कर सकती हैं। अगर डिसीजन मालाफाइड लगे, Malified मतलब in bad faith or with corrupt intentions? एग्जैक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकती है। लेकिन यूएसए में जुडिशियल रिव्यू इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। कोर्ट्स ने जनरली कहा है कि ये प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। So let's talk about the limits. इंडिया में क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा लिमिट है, एज वी सेड, जुडिशियल रिव्यू। लैंडमार्क मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने एस्टैब्लिश किया कि दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड फेयरली। और आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। करेक्ट, इट कांट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स। यूएस में लिमिट्स आर स्ट्रक्चरल। प्रेसिडेंट स्टेट क्राइम्स को टच नहीं कर सकते, वो स्टेट का बिजनेस है। इम्पीचमेंट को पार्डन नहीं कर सकते और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है थ्रू कांग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। The pardon of President Ford by President Ford is a classic case study on this. Yeah. Oh, let's talk about that. That brings us to preemptive pardons. What are these? It's exactly what it sounds like. A pardon given to a person before they have even been charged or convicted of a crime. Wow. It's a shield against any future prosecution for past actions. Famous example, of course, is President Ford pardoning Richard Nixon in 1974 for any crimes he might have committed during the Watergate scandal.
हाँ, या प्रेसिडेंट कार्टर का वियतनाम वॉर ड्राफ्ट डॉजर्स को एमनेस्टी देना। एंड हियर्स द पंचलाइन फॉर इंडिया। इंडिया में इसका क्या सीन है? इंडिया की पोजीशन इज क्रिस्टल क्लियर। यहाँ प्रीएम्प्टिव पार्डन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा मॉडल इज अ ट्रेडिशनल पोस्ट कन्विक्शन मर्सी मॉडल। क्राइम पहले कोर्ट से एस्टैब्लिश होना चाहिए। Exactly. So conclusion, what's the bottom line? India की pardoning power is a guided, accountable system tied to ministerial advice and watched over by the judiciary. जबकि US president की power is far wider, more personal, highly discretionary. और उसमें प्रीएम्प्टिव पार्डन्स जैसा पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव भी है। वाओ, दैट्स सुपर क्लियर। ओके, लेट्स डिग अ बिट डीपर। क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, फॉर कंटेंट, आर्टिकल 74 का मेंशन करना इतना एब्सोल्युटली क्रिटिकल क्यों है? Great question. It's critical क्योंकि ये वो एंकर है जो प्रूव करता है कि प्रेसिडेंट की पावर एब्सोल्यूट या मोनार्क लाइक नहीं है। It's bound by the advice of the elected government. ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है। It's not one person's whim. मेक सेंस। अब एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन, अगर आप ये समझा रहे हो तो एक सिंपल कंपैरिजन टेबल बनाना कितना इफेक्टिव स्ट्रेटजी है? Extremely effective. एक टेबल जिसमें कॉलम्स हो, फीचर इंडिया यूएसए, एक किलर स्ट्रैटेजी है। राइट। इंस्टेंट क्लैरिटी मिलती है, की डिफरेंसेस एक नजर में दिख जाते हैं, क्लीन, एफिशिएंट एंड वेरी इंपैक्टफुल। आई लव दैट। अनदर कंटेंट क्वेश्चन, आपने मालाफाइड टर्म यूज किया। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ऑफ कोर्स, मालाफाइड जस्ट मींस इन बैड फेथ। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्डन डिसऑनेस्ट रीजन से दिया गया है, जैसे किसी पॉलिटिकल फ्रेंड को हेल्प करने के लिए या किसी फेवर के बदले, तो वो उसे रिव्यू कर सकती है, इवन स्ट्राइक डाउन कर सकती है। गॉट इट। ओके, थिंकिंग अबाउट स्ट्रक्चर अगेन, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली प्रीएम्प्टिव पार्डन्स के बारे में पूछा है। इसको एक अलग सेपरेट हेडिंग देना अ गुड आइडिया है? डेफिनेटली, इट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसे एक डेडिकेटेड हेडिंग देने से पता चलता है कि आपने क्वेश्चन के हर पार्ट को डायरेक्टली एड्रेस किया है। आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। टू मोर कंटेंट, अगर यूएस प्रेसिडेंट स्टेट क्राइम्स को पार्डन नहीं कर सकते तो इससे अमेरिकन फेडरलिज्म के बारे में क्या पता चलता है? ये बताता है कि यूएस फेडरलिज्म की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर है। कोर प्रिंसिपल यही है कि स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं। स्टेट सॉवरेनिटी इज रिस्पेक्टेड। लास्ट वन ऑन स्ट्रक्चर, कंक्लूजन में दोनों मॉडल्स की कोर फिलॉसफी को समराइज करना। इज देयर अ पावरफुल एंडिंग? Yes, that's the perfect way to conclude. The big idea, India's model of accountability versus the USA's model of discretion, से end करना provides a powerful, memorable summary, जो सब कुछ tie up कर देता है। Perfect. Okay, challenge time. Now pause and practice saying this powerful sentence out loud. In India, the president's pardon power under Article 72 is an accountable power exercised on ministerial advice and subject to judicial review, unlike the US president's wider, discretionary and personal power. Go on, rehearse. Mini recap. In short, Indian pardon power पर checks and balances है, US president के पास almost absolute power है। Cool ना? Now for our second deep dive. This one's a biggie. Question. Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the judges of the Supreme Court of India and that of the USA. GS2, Indian Polity 2025, 15 marks. And the broad micro theme is judicial appointments, independence versus accountability. Oh, this is a hot button topic. तो ये collegium system है क्या? बेसिकली दोस्त, ये इंडिया में एक सिस्टम है जहां जजेस ही दूसरे जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करते हैं। And get this? इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जुडिशरी ने खुद बनाया है। Exactly. USA में सिस्टम एकदम अलग है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और सेनेट को कंफर्म करना पड़ता है। राइट। और रियल लाइफ टेस्ट के लिए इंडिया में 2015 का NJAC वर्डिक्ट सोचो। गवर्नमेंट ने कोलिजियम को रिप्लेस करने की कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। To protect the collegium. और यूएसए में यू कांट फॉरगेट द इंटेंस हाई ड्रामा पब्लिक कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स फॉर जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ इन 2018। प्योर पॉलिटिकल थिएटर था। So judges appointing judges. It sounds so unique. Let's see how this system came to be. Introduction. Judicial appointments पर debate एक classic battle है दो ideals के बीच. Judicial independence, courts को political pressure से दूर रखना, और democratic accountability, appointments में public oversight हो. राइट। इंडिया और यूएस ने इस बैटल में completely अलग रास्ते चुने हैं. Let's trace the fascinating story of India's collegium system. द बॉडी। इसकी evolution एक story है in 4 acts. एक्ट 1, द फर्स्ट जजेस केस, 1981। इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव हीरो था। कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट का फाइनल से है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन सिर्फ एक सजेशन था। Okay, executive primacy. एक्ट 2, द सेकंड जजेस केस, 1993। ये था प्लॉट ट्विस्ट। कोर्ट ने स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट दी। How? इट डिक्लेयर्ड जुडिशियल प्राइमेसी, यानी जुडिशरी का ओपिनियन सुप्रीम होगा। द कलेजियम सिस्टम वाज बोर्न हियर। CJI का ओपिनियन फॉर्म्ड विद 2 सीनियर जजेस बाइंडिंग हो गया। Wow, what a shift. Act 3, the third judge's case, 1998. इस एक्ट ने सिस्टम को फॉर्मलाइज और एक्सपैंड किया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि CJI को सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम से कंसल्ट करना होगा। So it became more institutional. Act 4, the NJAC verdict 2015.
गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC लाने की कोशिश की, जिसमें लॉ मिनिस्टर और दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं। But the Supreme Court struck it down. हाँ, ये कहकर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है बाय थ्रेटनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। Now, let's critically examine the pros and cons. Let's start with the advantages. इंडिया में कोलिजियम का सबसे बड़ा सपोज्ड एडवांटेज है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये एक शील्ड की तरह काम करता है। इट्स मेंट टू बी अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन बाय पीपल हु अंडरस्टैंड द जॉब बेस्ट, अदर जजेस। ठीक है। और यूएसए में? यूएसए में एडवांटेजेस दूसरी तरफ हैं। वहाँ है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, सेनेटर्स इलेक्टेड होते हैं, तो पब्लिक का एक इनडायरेक्ट से होता है। प्रोसेस भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, विद पब्लिक हियरिंग्स एंड डिबेट्स। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। But the disadvantages are huge on both sides. ओह यस। इंडिया में कोलिजन को लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। मीटिंग्स बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। कोई नहीं जानता कि ये कैंडिडेट दूसरे से बेहतर क्यों था। इससे नेपोटिज्म या अंकल जज सिंड्रोम्स के एलिगेशंस लगते हैं। और इससे अक्सर रिलेट अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। सही है। और यूएसए में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक्सट्रीम पॉलिटिसाइजेशन। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एपिक पॉलिटिकल बैटल्स बन गए हैं। एक जज की आइडियोलॉजी उनके लीगल ब्रिलियंस से ज्यादा मैटर करती है। हाँ, इससे लंबे कंफर्मेशन डिलेज होते हैं, इंपॉर्टेंट कोर्ट्स में सीट्स खाली रहती हैं और पब्लिक डीपली पोलराइज हो जाती है। सो कंक्लूजन, इट्स अ क्लासिक ट्रेड ऑफ। बिल्कुल। इंडिया का सिस्टम जुडिशियल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यूएस मॉडल डेमोक्रेटिक है बट पॉलिटिक्स का शिकार है। दोनों सिस्टम्स फ्लॉड हैं और एक परफेक्ट मिडिल पाथ की तलाश जारी है। Fantastic breakdown. Let's sharpen our understanding with some cross questions. First, a structure question. Collegium के evolution को chronologically through the cases समझाना इतना important क्यों है? क्योंकि ये एक स्टोरी बताता है। ये दिखाता है कि सिस्टम कोई रैंडम इन्वेंशन नहीं था, बल्कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से डेकेड्स में डेवलप हुआ है। एक लॉजिकल फ्लो मिलता है। Excellent. Now a content question. First judge's case में court ने कहा consultation did not mean concurrence. इसका आखिर मतलब क्या है? इट्स अ क्रूशियल फ्रेज। इसका मतलब था कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से ओपिनियन पूछना जरूरी था, कंसल्टेशन, लेकिन उससे सहमत होना जरूरी नहीं था, कंकरेंस। फाइनल पावर गवर्नमेंट के पास थी। Okay, let's talk structure again. Advantages और disadvantages का impactful comparison करने के लिए point by point compare करना बेहतर है या हर country को अलग से discuss करना? पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन इज वे मोर इफेक्टिव। ये हर इशू पर एक डायरेक्ट फेस ऑफ क्रिएट करता है, लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, जिससे एनालिसिस शार्प और क्लियर हो जाता है। Perfect. Let's get back to content. सुप्रीम कोर्ट ने NGAC को स्ट्राइक डाउन करने का मेन रीजन जुडिशियल इंडिपेंडेंस बताया। इस कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? मतलब कोर्ट का मानना था कि लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव का मेंबर का अपॉइंटमेंट कमीशन में होना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए दरवाजा खोल देगा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इम्पार्शियल जस्टिस के लिए जजेस को सिलेक्ट करने का प्रोसेस गवर्नमेंट से पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। Two more. From a structural perspective, question critical examination मांग रहा है। क्रिटिकल होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्रिटिकल होने का मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है, मतलब दोनों साइड्स दिखाना। तो हर पॉइंट के लिए आप फ्लिप साइड प्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, while the collegium is designed to ensure judicial independence, this comes at the steep price of public accountability, the disadvantage. ये critical thinking है। Brilliant. Last one on content. US system with all its politics कभी-कभी broader representation कैसे achieve कर लेता है? That's a fascinating outcome, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। प्रेसिडेंट और सेनेटर्स को अक्सर डाइवर्सिटी कंसिडर करने के लिए पुश किया जाता है। वो किसी पर्टिकुलर जेंडर, रेस या बैकग्राउंड से जज नॉमिनेट कर सकते हैं टू अपील टू वोटर्स, जिससे आयरॉनिकली एक ज्यादा डाइवर्स जुडिशरी बन सकती है। Fantastic. Time for our practice cue. Pause the audio and try saying this out loud. The collegium system, which evolved through the three judges' cases, prioritizes judicial independence but faces heavy criticism for its opacity and lack of accountability. Try it. Mini recap. In short, India's collegium is independent but secret. The USS system is democratic but political. The challenge is finding the perfect balance. Let's move on to question 3. This is a big one about the very soul of a nation. Question. Discuss India as a secular state and compare it with the secular principles of the US Constitution. GS2, Indian Polity 2024, 15 marks. And the broad micro theme, secularism, models of state-religion relationship. Secularism. A word we hear all the time, but here's a spoiler. India's secularism and America's secularism are like two different species. बिल्कुल। कोर आइडिया सेक्युलरिज्म का स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करना है, लेकिन कैसे सेपरेट करना है, वहाँ इंडिया और यूएस की फिलॉसफीज एकदम अलग हैं। इंडिया का मॉडल है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, जबकि यूएस मॉडल को फेमसली वॉल ऑफ सेपरेशन कहते हैं। And the real life examples are so telling. इंडिया में स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकता है, जैसे जब ट्रिपल तलाक को बैन किया, स्टेट स्टेप्ड इन। राइट। बट इन द यूएसए, स्टेट इतना सेपरेट है कि पब्लिक स्कूल में प्रेयर भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। द वॉल इज हाई। प्रिसाइजली।
Let's dive into this. इंट्रोडक्शन सेक्युलर वर्ड ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, बट स्पिरिट हमेशा से थी। सही बात है। लेकिन इंडिया ने वेस्टर्न मॉडल को कॉपी नहीं किया। उसने अपना एक यूनिक ब्रांड बनाया, जिसे अक्सर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, डिजाइन फॉर अ कंट्री विद इमेंस रिलीजियस डाइवर्सिटी। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट दैट रियली मीन्स। Body. First, let's look at the characteristics of Indian secularism. 1. Equal treatment. Articles 25 से 28 सभी religions को equally treat करते हैं। कोई भी religion official state religion नहीं है। सिंपल इनफ। 2. Principled distance. This is the key idea. US की तरह state और religion के बीच एक strict absolute wall नहीं है। State distance maintain करता है, but जरूरत पड़ने पर constitutional principles के basis पर intervene कर सकता है, जैसे Temple Entry Authorization Acts. राइट, टू इंश्योर सोशल रिफॉर्म। 3. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब है कि स्टेट एंटी रिलीजन नहीं है। वो एक्टिवली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली माइनॉरिटी वंस को, सपोर्ट कर सकता है टू हेल्प देम फ्लरिश। आर्टिकल 30 इज अ प्राइम एग्जांपल। एंड 4. रिलीजियस प्लूरलिज्म। द इंडियन मॉडल सिर्फ टॉलरेट नहीं करता, बल्कि सभी रिलीजन्स को सेलिब्रेट करता है। द फिलॉसफी इज सर्वधर्म संभवा। करेक्ट, which means equal respect for all paths or religions. Now, let's jump across the ocean to the US constitutional secular principles. 1. Wall of separation. ये आइडिया फर्स्ट अमेंडमेंट से आता है, जो कहता है कांग्रेस विल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। चर्च और स्टेट के बीच एक ऊंची वॉल है। Okay? 2. नेगेटिव सेक्युलरिज्म। मतलब स्टेट को रिलीजन के प्रति कंप्लीटली न्यूट्रल और पैसिव रहना होगा। वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कोई फंडिंग नहीं दे सकता। रिलीजन एक प्योरली प्राइवेट मैटर है। No religious symbols in public offices or schools. Exactly. 3. Individual centric. US का फोकस इंडिविजुअल के राइट्स पर है to practice their religion freely with minimal interference from the state. To make it super clear, let's put the key differences in a mental table. Good idea. 1. Model. India का principal distance, USA का strict separation या wall. 2. Role of state. इंडिया में स्टेट रिफॉर्म के लिए इंटरवीन कर सकता है। यूएसए में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। 3. नेचर। इंडिया में इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स है। यूएसए में स्टेट न्यूट्रलिटी है, जहां रिलीजन प्राइवेट रहता है। Conclusion. So दोनों नेशन सेक्युलर हैं, बट उनके अप्रोचेस उनकी अलग हिस्ट्री और सोसाइटीज से शेप्ड हैं। यूएस मॉडल स्टेट को चर्च से प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। और इंडिया का मॉडल? इंडिया का मॉडल एक डीपली प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में अनगिनत रिलीजन्स के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मैनेज और प्रोटेक्ट करने की जरूरत से पैदा हुआ। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। That's incredibly insightful. Let's probe a bit with some cross questions. Structure-wise, Indian secularism पर explanation 42nd Amendment से शुरू करना, is it a good idea? एन एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट। ये तुरंत दिखाता है कि सेक्युलर टर्म का प्रियम्बल में एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। Content question. Principal distance को थोड़ा और समझा सकते हो? मतलब स्टेट जब चाहे इंटरफेयर कर सकता है? नॉट एट ऑल। आर्बिट्रेरी नहीं है। मतलब स्टेट नॉर्मली दूर रहेगा, लेकिन अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को वायलेट करती है, तो स्टेट उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर इंटरवीन कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। Got it. First structure, key differences को टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना कितना यूजफुल है? फैंटास्टिक टूल। टेबल कंपैरिजन को डायरेक्ट, शार्प और याद रखने में बहुत आसान बना देता है। Let's talk content again. Article 30, जो माइनॉरिटीज को अपने स्कूल चलाने की परमिशन देता है, इंडियन सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव कैसे बनाता है? क्योंकि स्टेट यहाँ सिर्फ पैसिवली दूर नहीं है, वो एक्टिवली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को उनके कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में एम्पावर कर रहा है। ये एक पॉजिटिव सपोर्टिव एंगेजमेंट है, नेगेटिव सेपरेशन नहीं। Love that. A structural question. Conclusion में सर्वधर्मा संभावा जैसा पावरफुल फ्रेज यूज करना, a good touch? यस, इट्स अ ब्रिलियंट टच। ये कंक्लूजन को एक सिंपल समरी से फिलोसॉफिकल डेप्थ तक ले जाता है। ये इंडियन सेक्युलरिज्म की यूनिक एसेंस को कैप्चर करता है। फाइनल कंटेंट क्वेश्चन. यूएस में वॉल ऑफ सेपरेशन क्या पूरी तरह से एब्सोल्यूट है या उसमें भी क्रैक्स हैं? दैट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूज डिबेट। मोस्टली बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन इन गॉड वी ट्रस्ट ऑन करेंसी या अंडर गॉड इन द प्लेज ऑफ एलिजेंस जैसी चीजें दिखाती हैं कि कुछ रिलीजियस सिंबलिज्म पब्लिक लाइफ में आ गया है, क्रिएटिंग क्रैक्स इन दैट वॉल। Awesome. Okay, practice time. Pause here and say this line with confidence. Indian secularism is based on principal distance and sarvadharma sambhava, allowing positive state intervention, unlike the US model of a strict wall of separation between church and state. Come on, let's hear it. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब पब्लिक लाइफ में सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। यूएस सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजन को स्ट्रिक्टली प्राइवेट और स्टेट से दूर रखना है। और हम अभी सिर्फ शुरू हुए हैं। यूएस घूम लिया, अब चलो ब्रिटेन चलते हैं, ये देखने की वहां की पार्लियामेंट कितनी पावरफुल है। Let's tackle our fourth question. Question: Compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. GS2, Indian Polity 2023 10 marks. And the broad micro theme is parliamentary sovereignty.
द अल्टीमेट पावर। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और भले ही इंडिया ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से बोरो किया, हमारे अप्रोचेस पोल्स अपार्ट है। जैसे दो स्टूडेंट्स एक ही टीचर से सीखें पर एग्जाम एकदम अलग लिखें। एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट विद द रूट ऑफ ऑल डिफरेंसेस, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के पास एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सादियों के लॉज, कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस पर बेस्ड है। और इंडिया के पास एक रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सब कुछ इसी एक डिफरेंस से निकलता है। फेमस सेइंग है, पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग बट मेक अ वुमन अ मैन एंड अ मैन अ वुमन। मतलब इट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ। हाँ, और कोई अथॉरिटी, उनका सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, उसके एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है क्योंकि उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्लियरली डिफाइंड और लिमिटेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, एक लिमिट जो फेमसली केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में एस्टैब्लिश हुई थी। दिस ऑल्सो चेंजेस द रोल ऑफ द जुडिशरी ड्रामेटिकली। ब्रिटेन में जुडिशरी के पास पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए प्राइमरी लेजिस्लेशन पर जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। पार्लियामेंट इज द फाइनल वर्ड। बट इन इंडिया जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। आर्टिकल 13 के अंदर उसके पास जुडिशियल रिव्यू की एक्सप्लिसिट पावर है और वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। ये पावर खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दो और की डिफरेंसेस हैं, राइट? डिवीजन ऑफ पावर्स और अमेंडमेंट प्रोसेस। यस, ब्रिटेन एक यूनिटरी स्टेट है तो पार्लियामेंट के पास सारी लेजिस्लेटिव पावर है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ लॉ मेकिंग पावर्स शेयर करनी पड़ती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स। और यूके में एक ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई रियल डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं। जबकि इंडिया में आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक स्पेशल, ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर बताता है जो पार्लियामेंट की पावर को फिर से लिमिट करता है। बट देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज, राइट? हमने सिस्टम बोरो तो किया ही है। हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे दोनों कंट्रीज में पार्लियामेंट अपने डिफाइंड स्फीयर में सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और दोनों सिस्टम्स में एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लोअर हाउस को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, इंडिया में लोकसभा। गवर्नमेंट तब तक ही रहती है जब तक उसके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली। और दोनों पार्लियामेंट्स पावर ऑफ द पर्स को कंट्रोल करती हैं। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ₹1 भी खर्च नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी सिमिलर हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर मेंबर्स। हाँ, और क्वेश्चन आवर, मोशंस, नो कॉन्फिडेंस वोट्स जैसे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स उनकी शेयर्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं। तो इंडियन मॉडल ब्रिटिश सिस्टम का एक ब्यूटीफुल एडेप्टेशन है जिसे एक फेडरल रिपब्लिक के लिए क्लेवरली मॉडिफाई किया गया, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। दिस इज सो क्लियर, लेट्स नेल दिस डाउन। कंटेंट फर्स्ट। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को फंडामेंटली कैसे लिमिट करता है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक की तरह है जिसे सबसे पावरफुल प्लेयर पार्लियामेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। ये पार्लियामेंट की पावर्स को डिफाइन करता है और इसलिए लिमिट करता है। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्विंग रूल्स वाले गेम की तरह है जो पार्लियामेंट को अल्टीमेट रूल मेकर बने रहने देता है। आपने केशवानंदा भारती केस का जिक्र किया जी। ये इंडियन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए इतना गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि इसने एक फाइनल लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर दी। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश किया जो कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन उसके फंडामेंटल पिलर्स जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म या जुडिशियल रिव्यू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसने पार्लियामेंट की पावर पर एक परमानेंट चेक लगा दिया। ग्रेट। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। एक टेबल यूज करना डिफरेंसेस पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए अ गुड आइडिया। एब्सोल्युटली। एक टेबल जिसमें एस्पेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट के कॉलम्स हों, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रेडिबली शार्प, ऑर्गेनाइज्ड और याद रखने में आसान बना देगा। अ डेफिनेट मस्ट डू। कंक्लूजन में अडैप्टेड वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। यस, दैट्स अ क्रूशियल नुआंस। ये दिखाता है कि इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल को सिर्फ कॉपी या रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसे थॉटफुली अडैप्ट किया टू सूट इट्स ओन यूनिक नीड्स। टू मोर क्विक वंस। पावर ऑफ द पर्स का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट द्वारा पकड़ी हुई एक लीश पर है। वो बिना पार्लियामेंट से एनुअल बजट में स्पेसिफिक अप्रूवल लिए न टैक्स बढ़ा सकती है न पब्लिक मनी खर्च कर सकती है। ये अल्टीमेट फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म है। और आर्टिकल 368 का जिक्र करना क्यों इंपॉर्टेंट है जब अमेंडमेंट प्रोसेस की बात हो? क्योंकि आर्टिकल 368 उस रूल बुक का स्पेसिफिक रूल है। इसे साइट करना दिखाता है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर इंडिया में कहाँ लिखा है, जो प्रूव करता है कि पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है। Fantastic. Practice cue time. Pause and say this with me. While the Indian Parliament is modeled on the British system, it is not sovereign. Its power is limited by written constitution, judicial review, and the basic structure doctrine. Rehearse that thought. Mini recap in short. UK Parliament is the king. In India, the constitution is the king और parliament उसका सबसे powerful subject है। Awesome. Now let's jet off to France for our next comparison. ये सब है लीडर चुनने के बारे में। Question. Critically examine the procedures through which the presidents of India and France are elected. GS2 International Relations 2022, 15 marks. And the broad micro theme. Presidential elections. Indirect versus direct democracy. This is the fantastic contrast between indirect and direct democracy. इंडिया अपने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुनती है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू,
जबकि फ्रांस डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज सिस्टम यूज करता है, जहां हर सिटीजन वोट करता है। हमने हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को इंडिया का प्रेसिडेंट बनते देखा और इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस में री-इलेक्शन जीते हुए। लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज मेथड। राइट। इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर द प्रेसिडेंट काफी यूनिक है। ये एक इलेक्टोरल कॉलेज यूज करता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और यहाँ वन पर्सन वन वोट का सीन नहीं है। नहीं, वोट्स की अलग अलग वेट्स होती हैं। एक एमपी का वोट एक एमएलए के वोट से ज्यादा वैल्यू रखता है और एमएलए के वोट की वैल्यू उनके स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। सिस्टम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। नाउ लेट्स फ्लाई ओवर टू फ्रांस। ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। हाँ, हर सिटीजन जो 18 साल या उससे ज्यादा का है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट करता है। बट देयर इज अ कूल ट्विस्ट, ये एक 2 राउंड सिस्टम है। 2 राउंड? फर्स्ट राउंड में सब कैंडिडेट्स compete करते हैं। अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% मिलती है तो वो जीत जाते हैं। अगर नहीं, जो ऑलमोस्ट हमेशा होता है, तो टॉप 2 कैंडिडेट्स 2 हफ्ते बाद एक हेड टू हेड सेकेंड राउंड में जाते हैं। जो वो जीतता है वो प्रेसिडेंसी जीतता है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, ऐसा लगता है फ्रेंच सिस्टम प्रेसिडेंट को एक स्ट्रॉन्गर डायरेक्ट मैंडेट देता है। हाँ, वो कह सकते हैं द पीपल ऑफ फ्रांस चोज मी। इंडियन सिस्टम ज्यादा फेडरल होने के लिए डिजाइन किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि विनिंग कैंडिडेट के पास ना सिर्फ नेशनल बल्कि स्टेट से भी सपोर्ट हो। और इलेक्टोरल एफिशिएंसी, फ्रांस का सिस्टम लंबा हो सकता है, 2 राउंड्स ऑफ वोटिंग। जबकि इंडिया का प्रोसेस भले ही कैलकुलेशंस में कॉम्प्लेक्स हो, वेटेड वोट और प्रेफरेंस सिस्टम के थ्रू एक ही राउंड में कंप्लीट हो जाता है। एंड द पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आर फैसिनेटिंग। फ्रेंच 2 राउंड सिस्टम अक्सर रिपब्लिकन फ्रंट क्रिएट करता है। ये क्या होता है? ये तब होता है जब सेकंड राउंड में सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज के वोटर्स एक एक्सट्रीम कैंडिडेट, यूजुअली फार राइट से, के खिलाफ वोट करने के लिए यूनाइट हो जाते हैं। अच्छा, और इंडियन सिस्टम में? द प्रोसेस प्रमोट्स फेडरल कंसेंसस। एक कैंडिडेट को जीतने के लिए अलग अलग स्टेट्स और पार्टीज से सपोर्ट बनाना पड़ता है, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन को इंकरेज करता है। लेट्स डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग टू लॉक दिस इन। स्ट्रक्चरली हर कंट्री का प्रोसेस पहले एक्सप्लेन करके फिर कंपेयर करना बेहतर है, या शुरू से ही पॉइंट बाय पॉइंट? फॉर अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक लाइक दिस, क्लैरिटी इज किंग। पहले इंडिया का सिस्टम पूरा समझाओ, फिर फ्रांस का, और फिर एक अलग से कंपैरेटिव एनालिसिस का सेक्शन रखो। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। गुड एडवाइस। कंटेंट क्वेश्चन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन इंडिया सिस्टम का कोर आइडिया क्या है? ये एक रैंकिंग सिस्टम है। वोटर सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं चुनते, वो उन्हें प्रेफरेंस ऑर्डर 1, 2, 3 में रैंक करते हैं। अगर किसी को पहले काउंट में रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता, तो सबसे कम वोट्स वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनके वोट्स वोटर्स की सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक कोई कोटा तक ना पहुंच जाए। फैसिनेटिंग। और फ्रेंच सिस्टम अक्सर रिपब्लिकन फ्रंट क्यों बनाता है? क्योंकि सेकंड राउंड में आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। अगर आपका फेवरेट कैंडिडेट पहले राउंड में बाहर हो गया, तो आप सेकंड राउंड में स्ट्रेटेजिकली लेसर ऑफ 2 इवल्स के लिए वोट कर सकते हो, सिर्फ एक कैंडिडेट को ब्लॉक करने के लिए, जिसे आप सच में डिसलाइक करते हो। और इंडियन सिस्टम फेडरल कंसेंसस कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि इंडिया के हर स्टेट के एमएलएज इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं, एक कैंडिडेट सिर्फ नेशनल रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से नहीं जीत सकता। उन्हें अलग अलग स्टेट से वोट चाहिए, जो अक्सर अलग अलग पार्टीज द्वारा रूल किए जाते हैं। ये कंसेंसस बिल्डिंग को फोर्स करता है। अ स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में लेटेस्ट इलेक्शन एग्जांपल्स यूज करना चाहिए टू मेक इट फील करंट। एब्सोल्युटली। द्रौपदी मुर्मू और इमैनुअल मैक्रोन का जिक्र करना तुरंत टॉपिक को रेलेवेंट और कंटेम्पररी बना देता है। लास्ट वन, फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हाई वोटर टर्नआउट का जिक्र करना, वुड दैट ऐड वैल्यू? यस इट वुड। ये डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर डिस्कशन में एक कॉन्क्रीट डेटा पॉइंट ऐड करता है, जिससे एनालिसिस ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। Perfect. Time to practice. Pause and say this. India's indirect presidential election through a weighted electoral college balances federalism, while France's direct 2-round system provides the president with a strong popular mandate from the people. Now you try. Many recap. In short, India's president is chosen by its lawmakers, France's president is chosen directly by its people. Next up, question 6, and it's a deep one about a word we think we know, but maybe we don't. Question. Analyze the distinguishing features of the notion of equality in the constitutions of the USA and India. GS2 International Relations 2021, 15 marks. And the broad micro theme is? Equality, formal versus substantive justice. Equality का idea simple लगता है, but in constitutional law it's incredibly complex. India और USA ने अपनी अलग-अलग history की वजह से completely different approaches develop किए हैं. Let's start with the US. वहाँ की feature है Equal Protection Clause of the 14th Amendment. Focus है equal treatment under the law ensure करने पर. ये जनरली एक नेगेटिव राइट्स अप्रोच माना जाता है, मतलब स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी पर जोर है। रेस में सबके लिए स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। अ ह्यूज रीसेंट एग्जांपल इज द स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस वर्सेस हार्वर्ड केस, जहां यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज एडमिशंस में रेस बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, इस फॉर्मल कलर ब्लाइंड इक्वालिटी के आइडिया को रीइंफोर्स करते हुए। नाउ लेट्स लुक एट इंडिया। हमारा अप्रोच बहुत ब्रॉडर है।
हमारे पास आर्टिकल्स 14, 15 और 16 है जो इक्वालिटी के लिए एक मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं। बट द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या जिसे हम रिजर्वेशंस कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं कहता डिस्क्रिमिनेट मत करो, ये कहता है कि स्टेट को हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज की हेल्प के लिए एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। गोल सिर्फ इक्वल स्टार्ट लाइन नहीं है बल्कि एक फेयर रेस है, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि कुछ लोग बहुत पीछे से शुरू कर रहे हैं। Let's compare them directly. Scope. इंडिया का अप्रोच far more expansive है, aiming to fix historical social inequalities. US मॉडल ज्यादा फोकस्ड है प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने पर। इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया रिजर्वेशंस जैसे स्पेसिफिक टूल्स यूज करता है, यूएस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा रिलाय करता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट. दिस इज की. इंडिया का फ्रेमवर्क कास्ट सिस्टम के रिजिड हायरार्की को डिसमेंटल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यूएस का इक्वालिटी प्रिंसिपल प्राइमरीली रेशियल स्लेवरी और सेग्रीगेशन की लेगेसी से शेप हुआ है। सो लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। आपने नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट टर्म्स यूज किए, सिंपल वे में इनका डिफरेंस समझा सकते हो? ऑफ कोर्स, एक नेगेटिव राइट है टू बी लेफ्ट अलोन। ये स्टेट से कुछ ना करने की मांग करता है, ईजी फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टेट आपको बोलने से रोक नहीं सकता। एक पॉजिटिव राइट स्टेट से कुछ प्रोवाइड करने की मांग करता है, ईजी राइट टू एजुकेशन, स्टेट को स्कूल्स बनाने होंगे। ब्रिलियंट। स्पेसिफिक आर्टिकल्स 14, 15, 16 मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है जब इंडिया की बात हो? क्योंकि ये प्रिसिशन दिखाता है, हर आर्टिकल इक्वालिटी के एक अलग एस्पेक्ट से डील करता है। आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल है, 15 स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन रोकता है और 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देता है। अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, हार्वर्ड केस को इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी से कंट्रास्ट करना कोर डिफरेंस को कैसे हाईलाइट करता है? ये एक पावरफुल रियल वर्ल्ड क्लैश ऑफ आइडियाज क्रिएट करता है। एक सिस्टम यूएसए एक्टिवली ग्रुप बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन से दूर जा रहा है, उसे डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए। दूसरा सिस्टम इंडिया ने उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक में एज अ टूल फॉर जस्टिस एम्बेड किया है। आई लव दैट। अनदर वन ऑन स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत दोनों नेशंस के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से करना, स्लेवरी इन द यूएस, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, क्या एक इफेक्टिव तरीका है? एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ये एक्सप्लेन करने का परफेक्ट तरीका है कि क्यों दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस इक्वालिटी को इतना अलग ट्रीट करते हैं। ये व्हाट के पीछे का व्हाई बताता है, विच इज द की टू डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब बिग कंटेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का आखिर मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा बुरा होता है ना? इस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना ताकि उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाया जा सके। ये करेक्टिव जस्टिस है। आइडिया ये है कि अगर आप बहुत अलग अलग सिचुएशंस में लोगों को इक्वली ट्रीट करते हो तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स कर रहे हो। So you give preferential treatment to compensate for centuries of injustice. यस, गोल सब्सटेंटिव इक्वालिटी, एक्चुअल इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स है, ना कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑन पेपर। और ऐसी एक्सप्लेनेशन को कंक्लूड कैसे करें बिना ये लगे कि आप एक सिस्टम को बेटर बता रहे हो? ये कंक्लूड करके कि हर सिस्टम अपनी यूनिक हिस्ट्री, सोशल चैलेंजेस और फिलोसॉफिकल जर्नी का प्रोडक्ट है। गोल जज करना नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लेन करना है कि दोनों इक्वालिटी के यूनिवर्सल आइडियल को अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अचीव करने की डायनामिक अटेम्प्ट्स हैं। Brilliant. Practice time. Pause and say this. The US concept of equality is rooted in equal opportunity and non-discrimination, a formal approach, whereas India's is a more substantive concept involving positive discrimination to address deep-rooted historical injustices. Rehearse. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, यूएस इक्वालिटी सबको सेम स्टार्टिंग लाइन देने के बारे में है। इंडियन इक्वालिटी कुछ रनर्स को हेड स्टार्ट देने के बारे में है, क्योंकि उन्हें रेस मीलों पीछे से शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। Moving on to question 7, back to the UK. Question. The judicial systems in India and the UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. GS2, Indian Polity 2020, 10 marks. And the broad micro theme? Judicial systems. Common roots, different branches. एक और इंडिया यूके कंपैरिजन फैसिनेटिंग है, क्योंकि हमारी शेयर्ड कॉमन लॉ हेरिटेज के बावजूद हमारे जुडिशियल पाथ सब अलग हो रहे हैं। Let's start with convergence, जहां हम similar हो रहे हैं. फर्स्ट, दोनों सिस्टम्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स की नींव पे बने हैं। सेकंड, दोनों बाइंडिंग प्रेसिडेंस या स्टारे डेसाइसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब लोअर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स के डिसीजन से बाउंड है. हाँ, फॉर लीगल कंसिस्टेंसी। थर्ड, दोनों ने केसेस के मैसिव बैकलॉग को कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को अपनाया है। और एक ह्यूज एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है मॉडर्नाइजेशन. बिल्कुल, दोनों तेजी से ई कोर्ट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपना रहे हैं। वर्चुअल हियरिंग्स जो पैंडेमिक में एक्सप्लोड हुई, अब दोनों जुरिस्डिक्शंस में कॉमन फीचर बन गई हैं। बट द पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस आर आर्ग्युबली मोर सिग्निफिकेंट. सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया के पास एक सुप्रीम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है
यूके के पास अनरिटन वन है जहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, इससे दूसरा बड़ा डाइवर्जेंस निकलता है। इंडिया के पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL। और रेवोल्यूशनरी टूल फॉर सोशल जस्टिस, जो किसी को भी पब्लिक कॉज के लिए कोर्ट जाने की अनुमति देता है। ये यूके में उस पावरफुल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं। इंडिया का एक यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। यूके में इंग्लैंड एंड वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए अलग जुडिशियल सिस्टम्स और हाईएस्ट कोर्ट्स हैं। और जो स्केल है वो एक अलग ही प्लैनेट पर है। यूके का कोर्ट बैकलॉग अराउंड 73,000 केसेस है, जो कि बहुत है, लेकिन इंडिया में 50 मिलियन से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। 50 मिलियन, सीरियसली, दैट्स इनसेन। ये स्टैगरिंग डिफरेंस स्केल का हर चीज बदल देता है। और उनका फोकस भी डाइवर्ज कर रहा है। इंडिया की जुडिशरी PILs और राइट्स के एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू इंक्रीजिंगली सोशल जस्टिस का इंजन मानी जा रही है। यूके कोर्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स कमर्शियल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और अब ब्रेक्सिट से रिलेटेड इश्यूज में बिजी हैं। So, while technology and procedure are bringing them closer, their core constitutional roles and daily challenges are pushing them further apart. लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। स्ट्रक्चर वाइज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को दो मेन हेडिंग्स के रूप में यूज करना, इज दैट द बेस्ट वे? Yes, it's perfect. ये सीधे क्वेश्चन का जवाब देता है, फॉलो करने में सुपर इजी है और एक क्लियर बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बनाता है। स्टारे डिसाइसिस सिंपल टर्म्स में क्या है? ये लैटिन है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड के लिए। इसका मतलब है कि एक कोर्ट को सिमिलर फैक्ट्स वाले प्रीवियस केसेस में एस्टैब्लिश किए गए लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, फेयरनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए। Why is PIL, public interest litigation, considered such a uniquely Indian innovation? क्योंकि इसने लोकस स्टैंडी नाम के ट्रेडिशनल लॉ के एक मेजर रूल को तोड़ा, जो कहता था कि सिर्फ वही पर्सन केस फाइल कर सकता है जिससे डायरेक्टली नुकसान हुआ हो। PIL के साथ कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन उन गरीब या मार्जिनलाइज लोगों की तरफ से केस फाइल कर सकता है जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते। How does quoting a statistic like the 50 million pending cases in India strengthen an explanation? ये फैक्चुअल वेट और स्केल का सेंस ऐड करता है। सिर्फ ये कहने के बजाय इंडिया हैज अ बिगर बैकलॉग, नंबर प्रोवाइड करना 50 मिलियन एक विविड शॉकिंग पिक्चर पेंट करता है। For the conclusion, is it important to state that both systems are constantly evolving? यस, एक अच्छा कंक्लूजन मेन पॉइंट्स को समराइज करेगा और इस नोट पर एंड होगा कि दोनों सिस्टम्स डायनामिक हैं, वो स्टैटिक नहीं है। Final content question. इंडियन कोर्ट्स और यूके कोर्ट्स की पावर में फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या मेन डिफरेंस है? दिस इज अ क्रूशियल डिफरेंस। इंडियन कोर्ट्स किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। यूके कोर्ट्स अपने ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर एक लॉ को सिर्फ इनकम्पैटिबल विद द एक्ट डिक्लेयर कर सकती हैं, वो उसे नलिफाई नहीं कर सकती। पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। Perfect. Practice Q. India and the UK's judicial systems are converging on technology and procedure, but diverging fundamentally on their constitutional roles, with India's judiciary acting as a powerful guardian of fundamental rights through PIL and robust judicial review. Practice that. Mini recap. In short, same legal DNA, but they've evolved into two completely different species. Now for a truly fascinating question. Number 8. It asks us to think about what one country can learn from another. Question. What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism? GS2 Indian Polity 2019, 10 marks. And the broad micro theme, secularism, a lesson in accommodation. This is a great one क्योंकि ये सिर्फ कंपेयर करने के बारे में नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव ऑफर करने के बारे में है। इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मॉडल फ्रांस के बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ लाइसिटे के लिए कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स रखता है। फर्स्ट लेसन इज फिलोसॉफिकल। इंडियन सेक्युलरिज्म, जैसा हमने डिस्कस किया, सर्वधर्म संभव के बारे में है। पब्लिक स्फीयर में सभी रिलीजन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट। ये फ्रेंच मॉडल से एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है, जो रिलीजन को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से हटाने की कोशिश करता है। एक अप्रोच जो कभी-कभी रिलीजियस आइडेंटिटी को सप्रेस करने वाला लग सकता है। द सेकंड लेसन इज अबाउट द एक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड माइनॉरिटी राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है। ये दिखाता है कि स्टेट रिलीजियस कम्युनिटीज का गारंटर और प्रोटेक्टर हो सकता है बिना फेवरेट्स प्ले किए। फ्रांस शायद सीख सकता है कि स्टेट न्यूट्रलिटी को अपनी डाइवर्स कम्युनिटीज के एक्टिव प्रोटेक्शन के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। एंड द थर्ड लेसन इज अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट एज अ रिफॉर्मर। हम प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करते हैं, टोटल वॉल नहीं। ये स्टेट को सोशल जस्टिस के लिए इंटरवीन करने की अनुमति देता है, भले ही इसका मतलब किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को टच करना हो। बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे रिलीजियस सैंक्शन था। ये दिखाता है कि स्टेट एक रिलीजियस सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म के लिए एक प्रोग्रेसिव फोर्स हो सकता है। फ्रांस शायद इस ज्यादा अकोमोडेटिव और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच से बेनिफिट कर सकता है, जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि नेशनल आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट माना जाता है। रेडी फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग? इस एक्सप्लेनेशन को कैसे फ्रेम करें कि ये कंस्ट्रक्टिव लगे? फ्रांस कैन लर्न, ना कि क्रिटिकल, फ्रांस इज रॉन्ग। जेंटल और सजेस्टिव लैंग्वेज यूज करके फ्रेजेस जैसे ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट्स, प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल फ्रेमवर्क या कुड बेनिफिट फ्रॉम कंसीडरिंग दिस पर्सपेक्टिव। टोन रिस्पेक्टफुल और एनालिटिकल होना चाहिए, जजमेंटल नहीं। गुड पॉइंट। लेसिटी क्या है और ये सर्वधर्म संभावा का पोलर ऑपोजिट कैसे है?
लेसिटे एक बहुत स्ट्रिक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है जहां रिलीजन को पब्लिक स्फीयर, गवर्नमेंट, स्कूल्स, पब्लिक स्पेसेस से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। इसका एम स्टेट न्यूट्रलिटी अचीव करना है बाय मेकिंग रिलीजन अ प्योरली प्राइवेट अफेयर। सर्वधर्म संभवा ऑपोजिट है। ये स्टेट द्वारा पब्लिक स्फीयर में सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और प्रोटेक्शन देने के बारे में है। Is it a good idea to mention the challenges in Indian secularism as well to present a balanced view? यस, ये एक मैच्योर एनालिसिस का साइन है। ये एक्नॉलेज करना कि इंडिया का मॉडल परफेक्ट नहीं है और कम्युनलिज्म के साथ अपने चैलेंजेस फेस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग दिखाता है। Why are Articles 25 and 30 so central to this argument? क्योंकि ये मिलकर इंडिया के यूनिक मॉडल का कोर बनाते हैं। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करता है और आर्टिकल 30 कलेक्टिव माइनॉरिटी राइट्स टू प्रिजर्व देयर कल्चर। ये अकोमोडेशन और प्रोटेक्शन के ट्विन प्रिंसिपल्स को परफेक्टली इलिस्ट्रेट करते हैं, जो फ्रांस के लिए मेन लेसन्स है। What does principled distance mean again in the context of state intervention? इसका मतलब है कि स्टेट रैंडमली इंटरफियर नहीं करता। वो सिर्फ तब इंटरवीन करता है जब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ से क्लैश करती है। Last one. Does the conclusion need to emphasize that India's model is suited to its own context and France would need to adapt it, not just copy it? एब्सोल्युटली एसेंशियल। कंक्लूजन में ये बताना जरूरी है कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट इम्पॉसिबल और फूलिश होगा। फ्रांस को इन प्रिंसिपल्स को अपनी यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और रिपब्लिकन वैल्यूज के अनुसार अडेप्ट करना होगा। Great. Practice Q. Pause and say, France's strict laicite could learn from India's Sarvadharma Sambhava, which demonstrates how to balance state neutrality with the active protection of religious diversity and minority rights. Your turn. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, फ्रांस इंडिया से सीख सकता है कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करे बाय रिस्पेक्टिंग इट, ना कि सिर्फ उसे इनविजिबल बनाने की कोशिश करके। We are at our final question, the grand finale. Let's compare the two giants. Question. India and the USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. GS2, Indian Polity, 2018, 15 marks. And the broad micro-theme, democracies, two blueprints for freedom. The world's oldest and largest democracies. लेकिन ये बहुत अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलते हैं। Let's examine the basic tenets. First, the federal structure. यूएसए में जिसे कहते हैं क्लासिकल फेडरलिज्म या कमिंग टुगेदर फेडरेशन, स्टेट्स एक साथ आकर यूनियन बनाते हैं और फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स का बहुत क्लियर सेपरेशन है। India, on the other hand, has a quasi-federal system, holding together federation. हाँ, ये फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का ब्लेंड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, विद अ मच स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट। Second, the form of government and electoral systems. इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है और उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। हम लोकसभा इलेक्शंस के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम यूज करते हैं। The USA has a presidential system, with a strict separation between the executive, the president, and the legislature, Congress. और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए फेमस और कॉम्प्लेक्स इलेक्टरल कॉलेज सिस्टम यूज करते हैं इन व्हाट इज मोस्टली अ टू पार्टी सिस्टम। Third, judicial review. This is a big one. यूएसए में जुडिशियल रिव्यू की पावर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी थी। ये एक लैंडमार्क कोर्ट केस फेमस मार्बरी वर्सेस मैडिसन इन 1803 के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी। इट्स एन इम्प्लाइड पावर। और इंडिया में? इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में वोवन है इन आर्टिकल्स 13, 32 एंड 226। हमारी जुडिशरी को पहले दिन से एक वॉचडॉग के रूप में डिजाइन किया गया था। And finally, let's talk about fundamental rights. यूएसए के पास बिल ऑफ राइट्स है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 अमेंडमेंट्स हैं। वो प्राइमरीली नेगेटिव राइट्स पर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट आपके साथ क्या नहीं कर सकती। और इंडियाज फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। यस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स का एक रिच ब्लेंड है और इसे पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DSPC कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो स्टेट के पॉजिटिव ड्यूटीज हैं। हमारे पास आर्टिकल 32 जैसे यूनिक फीचर्स भी हैं, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। टू कंक्लूड, दोनों नेशंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए डीपली कमिटेड हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनकी डिस्टिंक्ट सोशल रियलिटीज और हिस्टोरिकल जर्नीज के लिए कस्टम बिल्ड हैं। यूएसए का सिस्टम इंडिविजुअल लिबर्टी और गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने पर जोर देता है। इंडिया का सिस्टम इंडिविजुअल राइट्स को सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी के गोल्स के साथ बैलेंस करता है। फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग फॉर टुडे। इस बड़े क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन को थीमेटिकली स्ट्रक्चर करना बेहतर है या कंट्री बाय कंट्री? थीमेटिक इज 100 टाइम्स बेटर फॉर अ कंपेयर एंड एग्जामिन क्वेश्चन। ये हर हेडिंग के अंडर एक डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन अलाउ करता है।
क्वाजी फेडरल सिस्टम को सुपर सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हो? ऐसे सोचो, एक ट्रू फेडरल सिस्टम इक्वल्स की पार्टनरशिप है। जैसे यूएस एक क्वाजी फेडरल सिस्टम एक फैमिली की तरह है, जहां पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बच्चों स्टेट्स पर ज्यादा पावर है, भले ही बच्चों के अपने कमरे और जिम्मेदारियां हों। Why is Marbury v. Madison such an iconic case in US history? क्योंकि ये वो केस है जहां यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली खुद को अपनी सबसे बड़ी पावर दी। कोर्ट ने कांग्रेस के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया। इसने सिंगल हैंडेडली जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। How would you explain FPTP vs. the Electoral College to a 10th grader? सिंपल, एफपीटीपी अलग-अलग क्लासरूम्स में स्कूल रेस की तरह है। हर क्लासरूम में जो पहले आता है वो जीतता है, भले ही सिर्फ 1 सेकंड से। सबसे ज्यादा क्लासरूम विनर्स वाली पार्टी स्टूडेंट काउंसिल बनाती है। द इलेक्टोरल कॉलेज एक टीम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह है। हर स्टेट एक टीम है जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। आप वहां पॉपुलर वोट जीतकर उस स्टेट के सारे पॉइंट्स जीत जाते हो। जो कैंडिडेट पहली 270 पॉइंट्स पाता है वो चैंपियनशिप यानी प्रेसिडेंसी जीत जाता है। Should the explanation always mention the phrase Union of States for India? यस, डेफिनेटली। आर्टिकल 1 से वो स्पेसिफिक फ्रेजिंग क्रूशल है। ये सिग्निफाई करता है कि स्टेट्स ने यूनियन नहीं बनाया, यूनियन ने स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया। Last one. Directive Principles, DSP, का जिक्र करना राइट्स पर डिस्कशन में कैसे वैल्यू ऐड करता है? ये कॉन्शियस का एक नया डायमेंशन ऐड करता है। ये दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रूल बुक नहीं बल्कि एक मिशन स्टेटमेंट भी है। ये बताता है कि इंडिया में राइट सिर्फ इंडिविजुअल्स को स्टेट से प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं, बल्कि स्टेट को प्रोएक्टिवली एक जस्ट, इक्वल और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने के लिए डायरेक्ट करने के बारे में भी है। Amazing. Final practice key of the day. Pause and say this. The US political system is founded on classical federalism and individual liberty, while India's quasi-federal system is a unique blend that balances these with a strong center and a profound commitment to social justice. Rehearse. Mini recap. In short, two great democracies, two very different rule books for playing the game of governance. What a journey. आज हमने एक constitutional world tour किया है, right from our chairs. So we saw Indian president की accountable pardon power और US president की discretionary power के बीच massive difference. हमने अनपैक किया कि कैसे इंडिया का कोलिजियम मॉडल जजेस को अपॉइंट करने के लिए यूएस के पॉलिटिकल मॉडल से एकदम अलग है। हमने देखा कि कैसे इंडिया का यूनिक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म अकोमोडेशन के बारे में है, अनलाइक द यूएस वॉल ऑफ सेपरेशन। हमने सीखा कि इंडियन पार्लियामेंट पावरफुल है, लेकिन यूके पार्लियामेंट की तरह एब्सोल्युटली सोवरेन नहीं है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बॉस है। और हमने इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कंपेयर किया। हमने एनालाइज किया कि कैसे इंडिया में इक्वालिटी का आइडिया कम्युनिटीज के लिए सोशल जस्टिस अचीव करने पर फोकस्ड है, जबकि यूएस में ये इंडिविजुअल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा है। हमने नोटिस किया कि इंडियन और यूके जुडिशियल सिस्टम्स सेम डीएनए होने के बावजूद अलग अलग रास्तों पर इवॉल्व कर रहे हैं। हमने एक्सप्लोर किया कि फ्रांस इंडिया के अकोमोडेटिव सेक्युलरिज्म से क्या वैल्यूएबल लेसन सीख सकता है। और फाइनली हमने इंडियन और यूएस डेमोक्रेसीज के बहुत अलग अलग फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को एग्जामिन किया। ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचना जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जो इतनी हाइपर कनेक्टेड है, क्या ये अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स एक दिन एक दूसरे से इतना बोरो कर लेंगे कि उनके बीच की लाइंस ब्लर होने लगेंगी? या उनकी यूनिक हिस्ट्रीज और सोशल फैब्रिक्स उन्हें हमेशा अलग-अलग रास्तों पर रखेंगी? व्हाट डू यू थिंक? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये सुपर डिटेल्ड, हाई एनर्जी डीप डाइव पसंद आया तो आप जानते हैं क्या करना है। हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सीखना पसंद करते हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर एपिक डीप डाइव्स। Until next time, keep learning, keep questioning.